लोगों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा ये ऑनलाइन क्लासेस में। और बताना चाहूँगा आपको कि ये जो वीडियो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके भेजने की कोशिश करूँगा। चलिए, और कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पर भी आपको मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, आज हम यहाँ पे चैप्टर 29 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करना है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 29 जो रिलेटेड है वो अपील से रिलेटेड है, और अपील जो दी गई थी वो सेक्शन 372 से लेकर के 394 तक डिफाइन किए गए थे। इसमें यहाँ पर पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया हुआ। देखिए जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है सभी को। देखिए जल्दी से ध्यान दीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा कहती है कि जब तक अन्यथा उल्लंघित ना हो कोई अपील का ना होना? सेक्शन 372, सेक्शन 373 और सेक्शन 375 और सेक्शन 377 में किस में से पूछा गया था? देख लीजिए जल्दी से बताइए। हाँ, सभी को आंसर देना है। हाँ जी, देख लेते हैं एक बार क्या आंसर दिया हुआ। बिल्कुल ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, पीड़ित व्यक्ति न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता जब न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त किया हो, या फिर जब न्यायालय ने लघुतर आरोप के लिए उसे दोषी पाया हो, जब न्यायालय द्वारा अपर्याप्त क्षति धन देने का आदेश दिया गया हो, या जब न्यायालय द्वारा अपर्याप्त दंडादेश दिया गया हो। ये देखिए MPCJ 2018 में और MPHJS 2011 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये सभी जो बताइए जल्दी से, इसमें से कौन सा है? A, B, C और D, जल्दी से बताइए आंसर। और कोई? डी सर। बिल्कुल डी बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए 3 यहाँ पर आ गया, एक सेकंड रुकिएगा इस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीली शक्तियों का प्रयोग करता है? सेक्शन 373, 376, 397 और 398। ये यूपी APO 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए। और कोई? सभी लोगों को बताना, भले ही गलत हो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ये सही जवाब है इसका। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लगा दिया, जरा ध्यान दीजिए। ये देखिए, जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा सेक्शन 376D या घा के अधीन पारित दंडादेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा सेक्शन 374 के अंतर्गत अपील दाखिल की गई है, तो अपील का निपटारा होगा कहाँ पर? ए नंबर ऑप्शन में जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 6 माह के भीतर। और बी में देखिए, ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 3 माह के भीतर। और सी में जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी अपील दाखिल करने की तारीख से 9 माह के भीतर। और डी में युक्त अवधि के भीतर। ये UPCJ 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। युक्ति डी। इसमें ए सही जवाब है, ये रहा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब जरा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर एक बार ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर जरा ध्यान दीजिए। ए प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किया गया और 1 माह के कारावास से दंडित किया गया, क्या ए अपील कर सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ए अपील नहीं कर सकता। बी, ए सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। सी, ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है। डी, ए उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। ये झारखंड CJ 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। ए बी। और कोई? बी सर, देखिए ये इसमें बी है, ये सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है। बी इसका आंसर क्योंकि फर्स्ट सही क्लास है। मजिस्ट्रेट 100 रुपीज तक का दे सकता है, उसके ऊपर अपील कर सकता है। हाँ जी, चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर जरा ध्यान दीजिएगा। सत्र न्यायालय दोष सिद्धि के विरुद्ध अपीलीय शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत करता है? ए धारा 372 के अकॉर्डिंग, धारा 397 के अकॉर्डिंग, सी 374 के अकॉर्डिंग, डी
378 के अकॉर्डिंग। ये उत्तराखंड सीजे 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सी। और कोई? सी। बिल्कुल सही जवाब है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 पर जरा ध्यान दीजिएगा। सभी लोगों को आंसर देना, भले ही गलत होगा, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसकी फिर प्रैक्टिस आप दोबारा से कीजिएगा। ये तो अभी आपने जो क्वेश्चन हम वो पढ़े हुए सेक्शंस, उनकी हम लोग एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि कितने परसेंटेज तक हमें समझ आया। क्वेश्चन गलत हो या सही हो, इसका अभी कोई मीन नहीं है। अभी तो केवल हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमने पढ़ा हुआ है क्या हमें वो समझ आया, और अगर समझ आ गया है तो कितनी परसेंटेज तक हमें याद है। अभी केवल ये आपको जो क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ केवल इसी पर्पज़ से, फिर आपको पीडीएफ जो भेजी जाएगी उसके अनुसार आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा दोबारा से। फिर करीब एक बार दो बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये कहीं सही होंगे। कोई भी व्यक्ति एक बार में सही नहीं कर सकता, यानी कि इवन मैं भी नहीं कर सकता। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन पर ज़रा ध्यान दीजिए। जहाँ सत्र न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषी होने के अभिवचन पर दोष सिद्ध किया है, तब ए नंबर वह उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता, बी वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, सी वह अपील केवल दंड के परिणाम के बारे में कर सकता है, डी वह अपील दंड के परिणाम या वैधता के बारे में कर सकता है। ये झारखंड सीजे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। डी। सर डी सर। डी सर। और कोई? सबका डी है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये कथन और उससे से रिलेटेड है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये कथन ए और कारण आर से रिलेटेड है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन नेट एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। देखिए, जहाँ अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवचन किया है, अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन कर लिया है और ऐसे अभिवचन पर दोष सिद्ध किया गया है जहाँ कोई अपील नहीं होगी। कोई व्यक्ति जो जानबूझकर दोषी होने का अभिवचन करता है, दोष सिद्ध किए जाने पर व्यथित नहीं हो सकता। अब इसमें से जो सही है वो उसको आपको चुनना है। इसके लिए इसके जो आंसर है वो मैं आपको वहाँ तक लेके चल रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये रहा, वहाँ पर थे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा सही है? ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। ये यूपीसीजे 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। सी। और कोई? चलो ये इसमें ए है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 पर एक बार नज़र डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए, एक महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा चोरी के एक अभियुक्त को 3 माह के साधारण कारावास व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उक्त निर्णय की अपील की जा सकती है सेशन न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या फिर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, या डी अपील नहीं की जा सकती है। राजस्थान सीजे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अपील नहीं की जा सकती। जल्दी से देखिए, इसमें डी क्वेश्चन सही है। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है इसमें, एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ये आपको क्यों लग रहा है यहाँ पे। देखिए, एक महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा चोरी के एक अभियुक्त को 3 माह के साधारण कारावास व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उक्त निर्णय की अपील की जा सकती है। कहाँ यहाँ लिखा है अपील नहीं की जा सकती, इसका कारण भी आप समझिए क्यों नहीं की जा सकती। देखिए, सेक्शन 375 के अनुसार यदि महानगर मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश 3 माह से अनधिक का कारावास या 200 रुपये का जुर्माना या दोनों देते हैं तो अपील नहीं होगी। ठीक है, सेक्शन 375 को एक बार और पढ़ लीजिएगा। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर एक बार देखिए जल्दी से। दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल निम्न से अनधिक जुर्माने का दंड अधिरोपित करता है। 1000 रुपये से अधिक
अनधिक, और 200 रुपये या 100 रुपये या 300 रुपये। झारखंड सीजे 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई सर अपील डी। नहीं की जा सकती जहाँ डी मुख्य न्यायिक 200 मजिस्ट्रेट रुपये पर। से। डी से, और चलिए ज़रा ध्यान दीजिए। सी, जहाँ 100 रुपये की बात है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, निम्न में से किसके विरुद्ध अपील नहीं होगी? जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा केवल 100 रुपये से अनधिक रुपये का दंडादेश पारित किया गया, या जहाँ सेशन न्यायालय द्वारा केवल 3 मास से अनधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश दिया गया। और दूसरा ऑप्शन ये रहे 2, सी और डी, जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा केवल 6 मास से अनधिक की अवधि का कारावास को दंडादेश दिया है, या इनमें से सभी। एमपीसीजे 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डी। और कोई है सर? बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। जहाँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या 250 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, वहाँ दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी। ये देखो क्वेश्चन कितनी जगह पूछा गया। वीआईपी है ये। एमपीसीजे 2002-2008 में, उत्तराखंड सीजे में, और राजस्थान जेएलओ में 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद और भी कहीं रिपीट किया गया होगा, लेकिन इसको अभी कोड नहीं किया गया। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। कौन सा बताइए जल्दी से। सभी लोगों का ये है। बिल्कुल ए बिल्कुल सही जवाब है। इसमें 100 रुपये की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी कोई अपील नहीं होगी। ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित। ये क्वेश्चन नंबर 13 ये है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है किसी अपराध में। कब? जब संज्ञेय और जमानती हो, संज्ञेय और समनी हो, संज्ञेय और अजमानती हो, या असंज्ञेय और जमानती हो। ये एमपीसीजे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। सुनिए, और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है, लगभग हर साल पूछा जाना रफ एंड टफ वाला ये क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल कोड करके रख लीजिएगा, कहीं कॉपी में नोट करके रख लीजिए। ये 100% आता ही है। सही है। चलिए जरा ध्यान दीजिए। कहाँ गया? गायब हो गया क्या? एक सेकंड, इसके नीचे कैसे चलेगा? एक मिनट गाइस, एक मिनट। ये क्वेश्चन को ढूंढो। क्वेश्चन छुप के भग गया। कौन ने आंसर बताया था? ये आंसर किसने बताया था? क्वेश्चन ही डर गया, बताओ। डर के छुप गया वो ढूंढना पड़ेगा उसको। हाँ, मिल गया मिल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर है? फिर से बताइए। इसको आप भगने देते, कैसे भगता है ये? सभी लोगों ने ये बताया। चलो, ये बिल्कुल सही जवाब ही है, और ये वीआईपी कर लीजिएगा इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ गया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपका। देखिए जल्दी से। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील होगी। कहाँ? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में, सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या उच्चतम न्यायालय में। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सीजे 2003-2008 में क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड सीजे 2005 में, और एमपी सीजे 1996 में क्वेश्चन पूछा गया। सब बी। 26? अच्छा, बी। सब बी। हाँ, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है सर, बी बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर एक नज़र डालिए जल्दी से। देखिए, महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील होगी। सत्र न्यायालय में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील होगी। कहाँ पर? सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या फिर उसी न्यायालय में, अवर न्यायालय में। ये छत्तीसगढ़ सीजे 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। हाई कोर्ट में से। सत्र न्यायालय। श्योर? बिल्कुल, ये इसका सही जवाब है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ज़रा एक नज़र डालिए।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा धारा 138 परक्राम लिखित अधिनियम के संबंध में पारित दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा धारा 138 में परक्राम लिखित अधिनियम के अकॉर्डिंग अपील हो सकती है उच्च न्यायालय को, सेशन को, या न्यायालय की अनुमति से उच्च न्यायालय को या सीजेएम न्यायालय को। 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा बी है सभी और लोग सभी को बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, आपको ये पता है कि जो 138 वाले केस होते हैं कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करता है? जल्दी से बता दीजिए कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जरा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को। मजिस्ट्रेट के दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी कहाँ? उच्च न्यायालय में, सत्र न्यायालय में, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी। डी, एमपीसीजे 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बी, सत्र न्यायालय। बिल्कुल सही जवाब है ये, सत्र न्यायालय। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर नज़र डालिएगा। ये 18 मैंने लगा दिया, देखिए ज़रा। आ एवं बा का एक साथ विचारण किया जाता है, जिसमें आ को सज़ा दी जाती है वह अपील योग्य नहीं है, किंतु बाकी सज़ा अपील योग्य है। क्या आ अपनी सज़ा के विरुद्ध अपील कर सकता है? नहीं कर सकता, विशेष अनुमति से कर सकता है, या फिर कर सकता है, या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एमपीसीजे 99 या यूपीएचजेएस 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेरा सी सी कर सकता है। अच्छा, ठीक है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 पर एक नज़र डाल दीजिए। एक अपील न्यायालय, जरा ध्यान दीजिएगा, एक अपील न्यायालय को अपील का निस्तारण करते समय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन निम्न में से कौन सा कार्य करने की शक्ति नहीं है? नंबर ए, दंड में वृद्धि नहीं कर सकता जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर ना मिल चुका हो। बी में देखिए, उससे अधिक दंड नहीं दे सकता जो अपीलाधीन आदेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था। सी में ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब अभियुक्त ने दंड की अधिकता के विरुद्ध में अपील की तो उसे और नहीं बढ़ाया जा सकता, उसे ज्यों का त्यों रखा जा सकता है। डी में देखिए, उपरोक्त सभी कार्य। राजस्थान एपीओ 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। मेरा ये है सर। जल्दी से बताइए। और ये बिल्कुल सी इसका आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा, ध्यान दीजिएगा। विचारण न्यायालय अभियुक्त को दंडित करने के उपरांत उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अंतर्गत कब जमानत पर रिहा कर सकता है? नंबर ए, यदि अभियुक्त जमानत पर है और उसे 3 वर्ष से अनधिक की सज़ा दी गई है। बी में देखिए, यदि अभियुक्त जमानत पर है एवं उसे 5 वर्ष से अनधिक की सज़ा दी गई है। सी, यदि अभियुक्त जमानत पर है एवं उसे 7 वर्ष से कम की सज़ा दी गई है। डी नंबर, यदि अपराध अन्य रूप से जमानती हो चाहे अभियुक्त जमानत पर हो या नहीं। ये एमपीसीजे 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। डी है सर। और कोई? सही है सर। ये बिल्कुल सही, ये सही जवाब है। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 21 पर ध्यान दीजिए। आपराधिक न्यायालय के निर्णय के पुनर्वलोकन हेतु प्रावधान जीवन एवं स्वतंत्रता के सम्यक संरक्षण के लिए आवश्यक है। कारण और जरा ध्यान दीजिएगा, ये इस अवधारणा पर आधारित है कि न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रेट ब्रह्मातीत नहीं है। तो इसमें कोट हैं ए, बी, सी और डी। ए में ज़रा ध्यान दीजिए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। झारखंड सीजे 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। सर सी सर। श्योर? और कोई? ए है इसका जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर जरा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी दांडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है एवं उसके नज़दीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन देना चाहिए? 4 महीने में, 3 महीने में, सी 60 दिन में या 30 दिन में? डी है डी है सर, डी फॉर दिल्ली।
चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, डी बिल्कुल ये सही जवाब है। चलिए, तो ये चैप्टर 29 आज आपका कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पर अपने 29 का ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो देखिए। ये यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन नहीं बनते, यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये आप मान के चलिए कि इसमें से जो वीआईपी क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। बाकी की आप लोग बुक्स ले करके मार्केट से वहाँ से आप कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन हैं ये सब मैंने परीक्षा मंथन से लिए हुए हैं, आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में शायद उनके दोनों वर्जन आए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 को थोड़ा सा वीआईपी कर लीजिएगा। ये कई बार क्वेश्चन अभी एमपी में ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इस हिसाब से एमपी सीजे के लिए बहुत वीआईपी क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको भी दिख जाए। 2012 के बाद ये लगातार कंटिन्यू पूछा जा रहा है। एक आध साल में ये गैप होगा, लेकिन ये लगातार कंटिन्यू यहाँ से पूछा जा रहा है। संज्ञेय और अजमानती अपराध इसका, और ये न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारदोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा गाइस। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और करना है स्टडी, यहाँ पे अभी इसको स्टॉप करें। आज के लिए इतना ही ठीक है। ठीक है, चलिए। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। ये वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके गाइस।